आज के बेबाक शुमारे में हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो मेरे मेरे नाम का आधा हिस्सा हैं। मैं उनके नाम का आधा हिस्सा हूँ। ये हैं अयाश आरिफ। कभी-कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ा इस नाम से, क्योंकि मैं एक दफ़ा एक जगह गया था, एक गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए। वहाँ के मैनेजर ने कहा, "आइए, आइए आरिफ साहब आइए, तशरीफ लाइए।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "किराया कितना है भाई?" कह रहे, "अरे! क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आप ऐसा कुछ बात कोई नहीं, कंसेशन कर लेंगे।" थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि अय्याश आरिफ क्या क्या लगते हैं आपके? मैंने कहा मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो उनका मूड खराब हो गया। जब मैं लौटा तो पता चला कि उसने दूसरे साहब से कह के रखा था इनसे पूरा किराया वसूल करना। खैर ये हमारी ऐसी बात है जो हम हमेशा सुनाते हैं एक-दूसरे को। कई महफ़िलें रहीं, कई सोहबतें रहीं, कई मुलाकातें रहीं, साल हर साल से एक-दूसरे को जानते हैं। और अय्याश आरिफ साहब को मैं समझता हूँ, जिस शोबे में इन्होंने कदम रखा, फ़िल्म बनाने के, ड्रामे में, टेलीविज़न में, रेडियो में, स्टेज पे, हर जगह इनको अल्लाह ने कामयाबी से नवाज़ा। उसकी वजह है, ये मेहनत करते हैं। ये बिल्कुल कहते हैं ना कि वो ऐसे ही रवा-रवी में कुछ बना दिया, कुछ बन गया, कुछ लिखवाया, कुछ हो गया, लेकिन ये मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ तैयार करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हरमुख। आय हाय हाय! मैंने भी देखी प्रीमियर उसका मैंने भी देखा। तबीयत खुश हो गई। अय्याज साहब, अल्लाह आपको और कामयाबी से नवाज़े। क्या कहेंगे आज अपने नाज़रीन से आप इस मौके पे, बेबाक तौर पे? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। म मेरा हमनाम, मैं यूँ कहूँ मेरे बड़े भाई आरिफ साहब आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस मंच पे मुझे आने आने को दावत दी। बहुत-बहुत शुक्रिया और नाज़रीन जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया, एनकरेज किया, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ बेबाक इस प्रोग्राम में, आप पूछते जाइए तो मैं आपके सवालों कोशिश करूँगा सही और बेबाक जवाब दे दूँ। आपको लगता है कि जो ज़िंदगी आज तक गुज़र गई, जो काम किया, उससे बेहतर काम कर सकते थे अगर हालात मौज़ून रहते, हालात मुवाफ़िक रहते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने आरिफ साहब। अभी तक मैंने किया जो फ़ील्ड चाहे वो थिएटर हो, टेलीविज़न हो या रेडियो है, लेकिन यकीन मानिए कि मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ। बहुत कुछ करना चाहता था और अपनी इस इंडस्ट्री को ख़ासकर फ़िल्म इंडस्ट्री को, रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाना चाहता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, नामसाइद हालात की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। अब चूँकि एक अदना से कोशिश की, शुरुआत फिर से की और उम्मीद करता हूँ कि वो एक कामयाब कोशिश होगी और हमें वो प्यार मिलेगा पब्लिक से, आपसे और जिन लोगों ने उस सिनेमा को देखा, वो हमें फिर से एनकरेज करेंगे ताकि हम और अच्छा सिनेमा बनाएँगे। जहाँ तक टेलीविज़न का ताल्लुक है, टेलीविज़न में भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो किरदार मैंने निभाए, उनको लोगों ने पसंद किया। हालाँकि पहले मैं तो हीरो के किरदार निभाता रहा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक़्त आया जब मुझे लगा कि मुझे लोगों को हँसाना है, क्योंकि एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर में लोग रह रहे हैं। जिन हालात से हम गुज़रे, एक साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों के चेहरे उदास हैं। मैंने कहा बहैसियत एक अदाकार मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के अपनी मदाह जो मेरे हैं और अपनी ऑडियंस जो मेरी है, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लाऊँ। फिर मैंने कॉमेडी शिफ्ट की और उसमें अल्लाह का करम है, उसमें भी लोगों ने मुझे पसंद किया। हालाँकि मेरे दोस्त अनजानी शादीलाल कौल मेरे साथ रहे, एक जोड़ी हमने बनाई और कुछ प्रोग्राम हमने किए, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और जहाँ तक रेडियो की बात है, रेडियो में आप जैसे मोहसिन और आप जैसे हमें उस्ताद रहे और वहाँ भी कोशिश की और वहाँ भी अल्लाह ने एक मैं यूँ कहूँ कि कामयाबी दी और चलते गए। हालाँकि बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे मरहले आए क्योंकि हर एक चाहता है कि इसे एक
प्रोफेशन अडॉप्ट अगर करे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले का करम है, जब मैंने इसे फुल फ्लेजेड प्रोफेशन अडॉप्ट किया और हालाँकि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं मुतमईन हूँ और लोगों की दुआओं से और आपकी साये आतिफ़त से चलता हूँ और चल रहा हूँ। जहाँ जब तक ज़िंदगी साथ देगी, कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो मेरे मदाह हैं, जो मेरी ऑडियंस है, उसको एंटरटेन करता रहूँ। अयाज साहब, आपने कई सब्जेक्ट्स पे काम किया, फ़िल्में बनाई, सीरियल्स बनवाए और बनाए भी, खुद आपने उसमें अदाकारी भी की, रेडियो में, दूरदर्शन में, फ़िल्मों में। आप ये बताइए कि तसल्ली आपको, जिसको कहते हैं ना कि सैटिस्फैक्शन, कहाँ और कैसे मिली? मैंने तो शुरुआत की सीरियस रोल से सर, और उसके बाद कुछ हल्के-फुल्के किरदार भी निभाए। लेकिन एक प्ले ऐसा हुआ, जो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन प्ले रहा। वो एक ट्रेजिक स्टोरी थी। हमारे करीबी साथी, करीबी दोस्त जनाब शम्सुद्दीन शमीम ने लिखा था वो ड्रामा, जिसका नाम था बेगुरबान। हाँ, और हाँ, उसमें मैंने बड़े भाई का किरदार निभाया। उसमें मेरी बहन लंगड़ी होती है, तो उसको समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर वो किरदार किस तरह उस उलझन में फँस जाता है और आखिरकार वो पागल हो जाता है। उस किरदार को निभाते-निभाते मुझे इतना सैटिस्फैक्शन हुआ, मुझे लगा कि वाक़ई ये लड़की जो रज़िया जो है, ये मेरी बहन है। और उसके बाद जब वो प्ले टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे ऐसे किरदार वाक़ई इन रियलिटी वो किरदार मिले, जिन्होंने कहा कि ये हमारी दास्तान थी, हम ही रज़िया हैं। कई बार ऐसा हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा, कि मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था निशात की ओर, निशात शालीमार गार्डन में। तो बेटे ने चाहा कि हम ऊपर तक चले, मैं चलता गया। एक लड़की ऊपर से आ रही थी, शी वाज़ जस्ट, मैं यूँ कहूँ कि देख रही थी मुझे। मैंने सोचा कि ये शायद जिस तरह मिलते हैं अपने फैन्स वगैरह, ये उसने टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखा होगा, इसीलिए देख रही है। मैं ऊपर चला, ऊपर से जब मैं वापस आया, शी वाज़ वेटिंग देयर। और मुझे रोका उसने, कहा कि आप अयाश आरिफ़ हैं? मैंने कहा, हाँ जी। कहा कि आपने वो किरदार निभाया था मजीद का, और रज़िया आपकी बहन, शी वाज़ आई मीन हैंडीकैप्ड। मैंने कहा, हाँ। जिससे जिससे हाँ, मैंने जी, कहा, हाँ। कहा, मैं ही रज़िया हूँ। शी टू वाज़ एन हैंडीकैप्ड गर्ल। और उसे लगा कि उसने कहा कि आपने मेरा किरदार निभाया। आप यकीन नहीं करेंगे आरिफ़ साहब, मेरे आँसू आते-आते रुक गए। मैंने कहा कि जो किरदार मैंने निभाया, जो भाई का किरदार मैंने निभाया, ये रियलिटी मेरे सामने है। मैंने कहा, मैं आपका भाई हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी आपको, मैं वाह, वाह, वाह! बिल्कुल हाज़िर वाह, हूँ। वाह, वाह! तो वाह, वाह! इस तरह के एक एक मैंने जी, जी, जी। समाज के जो मसाइल है, समाज के मसाइल को उजागर करना, उनको स्क्रीन पे लाना, बिकॉज़ आर्टिस्ट एक आईना होता है सर, आईना होता है समाज का। वो समाज को वही चेहरा दिखाता है जो समाज में हो रहा है। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का फ़र्ज़ है, आर्टिस्ट एक रियल लीडर है। एक रियल, मैं यूँ कहूँ, पॉलिटिशियन तो बहुत सारे बनते हैं, पॉलिटिशियन तो बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं पब्लिक को, लेकिन आर्टिस्ट वो है जो पब्लिक को सही रास्ते पे लाता है, पब्लिक को उसका अपना चेहरा आईना दिखाता है। वो मुझे ये रोल मेरी बताइए कि ज़िंदगी आप का जी, जी, आपने बहुत काम वो किया। रोल मेरी अ जी, 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 बताएँ। वो बताएँ, किरदार बताएँ। मेरी ज़िंदगी आज तक मेरी ज़िंदगी का प्यारा किरदार है। आज तक मैं उसे प्यार करता रहा हूँ, उस किरदार को। इस ड्रामे को शब्बीर मुजाहिद साहब ने पेश किया था, और हालात कुछ ऐसे हुए, बाद में सैलाब आया और वो सैलाब की नज़र हुआ, वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर होती तो मैं कभी न कभार आपको उस रिकॉर्डिंग को दिखाता, आपको खुद मैंने एहसास होता देखा कि है। ये ड्रामा देखा है असल सर? में मेरी मेरी खुशनसीबी ये है कि बेगुरबान रेडियो से मैंने किया था प्रोड्यूस, और फिर उसमें माशाअल्लाह। टेलीविज़न वर्ज़न जब आया तो वो शबीर मुजाहिद साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से उसको पेश किया था। मुझे ये ठीक है सर। बताइए कि आपने काम किया, मेहनत की, ईमानदारी से, बहुत ही डिसेंटली, यानी यूँ यूँ समझना चाहिए कि बाअखलाक तौर पे आप रहे अपने फ़ील्ड में। फिर क्या वजह है कि काम-धंधा बंद हो गया? टेलीविज़न में, कश्मीर चैनल में प्रोग्राम बनना बंद हो गया, क्या वजह है?
सर ये एक ज़बरदस्त सीरियस इश्यू आपने छोड़ा और सबसे बड़ी बात है हमारी खुशकिस्मती थी 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया, कहा कि यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शंस होंगी और आपको फाइनेंस दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने स्टूडियोज़ खोलेंगे और यहाँ का जो नौजवान है, वो इसके साथ मुंसलिक हुआ। जो भी टैलेंट यहाँ पे है, दे विल बी एट लीस्ट एबल टू शोकेस देयर टैलेंट इन राइट डायरेक्शन। तो बहुत सारे हमारे दोस्त प्रोड्यूसर्स जो थे और जिनका मतलब कि जो मास काम से भी आए थे, मास कम्युनिकेशन से भी आए थे और जिन्होंने टेलीविज़न में सीखा था काम, वो भी बाहर आए और उन्होंने काम किया और प्रोडक्शंस की। प्रोडक्शंस बहुत हद तक कामयाब रही और कश्मीर चैनल, डीडी कौशल काफ़ी कामयाब रही। लेकिन उसके बाद सर कुछ ऐसा हुआ, शायद वो कहना गलत ना होगा कि एक ऐसा एलिमेंट आया इस फील्ड में, जिसकी वजह से इस फील्ड में करप्शन बढ़ गया। जब करप्शन बढ़ गया, जो क्वालिटी प्रोग्राम जो थी हमारी, वो घट गई। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन वो गलती सिर्फ आउटसाइडर्स की नहीं है, वो गलती अंदर के लोगों की, मैं यूँ कहूँ गलत ना होगा, अंदर के लोगों की भी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को जो एक मयारी प्रोडक्ट नहीं था, उसे क्यों एक्सेप्ट किया? अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आजकल ये हालात नहीं होते। अब ये हालात ये है कि इंडस्ट्री बिल्कुल मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल बंद पड़ी है। वो स्टूडियोज़ बंद पड़े हैं। वो क्या कहें कि वो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपना करियर इसे चुना था, वो बेकार बेचारे बैठे हैं और वो डायरेक्टर जिन्होंने सही काम किया, वो भी बेचारे अब कुछ कर नहीं रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि कोई और काम करे, किसी और फील्ड में जाए, लेकिन वो वहाँ कामयाब नहीं होंगे। ये एक सबसे बड़ी बदकिस्मती रही इस फील्ड के साथ। और इसमें दोनों मैं ज़िम्मेवार ठहराता हूँ, अंदर के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। और तीसरी बात यही रही कि अभी हमने काफ़ी कोशिश की थी कि इसे फिर से रिवाइव किया जाए। लेकिन इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, शायद वो अब इसमें इस ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसे चैनल में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं और फंड्स जो थी वो काफ़ी फंड जो आ रहे थे वो स्टॉप किए गए और अब बिल्कुल ये चैनल मैं यूँ कहूँ कि ज़वाल की कगार पे है। अब कोई देखता ही नहीं उसे, ना कोई टीआरपी है इस प्रोग्राम की। मुझे ये बताइए कि आपने जब ऐसा होने लग रहा था कि मेयारी प्रोग्राम नहीं पेश किए जा रहे थे, करप्शन बढ़ गया था कि वो कमीशन दे दो तो प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, कमीशन दे दो तो 30% दे दो एडवांस में तो ये अप्रूव करेंगे। आपने एहतजाज नहीं किया उस वक़्त? सर हमने बहुत एहतिजाज किया, काफ़ी एहतिजाज किया हमने, लेकिन और पानी इस कदर बह चुका। हमने ये सुना है कि जिसने एहतजाज किया उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम जब भी हमने एहतिजाज किया, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ सर। मैंने एक सीरियल सबमिट किया था, आप चूँकि उर्दू पर आपका ज़बरदस्त दस्तरस है, वो था बागो बहार। हाँ। बागो बहार जो मीर अमन दहलवी की मसनवी है। अरे बहुत बहुत मशहूर ये है, कहानी है, क्योंकि मेरा दास्तान है। हमेशा, अभी जो आपने कहा कि मेरा हमेशा ये रहा, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं ऐसे टॉपिक चुनता हूँ जो लोगों को पसंद आए। जनाब, वो प्रोग्राम जब मैंने सबमिट किया, उसको उन लोगों ने पायलट अप्रूव किया कि पहले आप पायलट दे दीजिए, उसके बाद हम आपको बाकी एपिसोड देंगे। मैंने पायलट भी शूट किया और उसके बाद सबमिट किया एंड इट वाज़ हाइली एप्रिशिएटेड। उस दौरान क्या हुआ सर, कमीशनिंग हुई, दूसरी कमीशनिंग हुई और उसमें कुछ गलत लोगों को काम दिया गया। मैंने एहतिजाज किया, मेरे साथ दूसरे साथियों ने एहतिजाज किया और दैट प्रोजेक्ट वाज़ रिजेक्टेड ऑन दिस बेसिस दैट यू हैव रेज्ड योर वॉइस। मतलब प्रोजेक्ट टोटली शेल्व कर दिया गया। आज तक मुझे वो दुख है कि मैंने जिस नेक निष्ठा से, जिस ईमानदारी से काम किया था उस प्रोजेक्ट के बारे में, आज तक मुझे वो दर्द मेरे अंदर, वो मुझे
कोस रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ। इस तरह से बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जो मेरे कंटेम्परेरीज है, उनके साथ भी यही हुआ। एक हमारे बहुत अच्छे अदाकार हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, जो जाने पहचाने जिसे कश्मीर का दिलीप कुमार कहा जाता है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसने भी अपनी वॉइस रेज की और उसको ढकेल दिया गया पीछे, और बेचारा आज तक वो पछता रहा है। आज तक उसे वो मकाम नहीं मिला जो मकाम उसे मिलना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है कि इसमें दूरदर्शन में खास तौर से कुछ लोग सीबीआई के हत्थे चढ़े, कुछ लोगों के खिलाफ केसेस हुए करप्शन के, क्योंकि उन्होंने करोड़ों की जायदाद बनाई, कभी कश्मीर चैनल के नाम पे, कभी किसी दूसरे चैनल के नाम पे, बहुत से पकड़े गए। मैंने भी ये अखबार में पढ़ा और मैं इसी महकमे में हूँ, सुना भी, देखा भी। तो उनकी शर्म और उनकी गैरत कहाँ पर गई है? किस मुंह से वो सोसाइटी को फेस करते रहे उन दिनों जब वो आपसे कमीशन मांगते थे? सर, हमसे तो नहीं मांगा, लेकिन जिन लोगों से मांगा, जिन लोगों ने कमीशन दिया, दोनों जिम्मेवार मैं ठहराता हूँ। मैं वो लोग भी जिन्होंने कभी एक फ्रेम भी नहीं देखा था, वो आ गए इस फील्ड में। उन्होंने इसे एक ग्रीन पास्चर की तरह ले लिया। दे सॉ इट एज ए ग्रीन पास्चर। वो ये नहीं, मतलब इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन अंदर कुछ ऐसे अफसरान आ गए, वो लोग दे वर आई मीन इंटरेस्टेड टू मेक अ क्विक बक। पैसा किस तरह बने, ये दोनों का मिलन रहा, और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार केसेस हो गए, सीबीआई के केसेस हुए। और बदकिस्मती है कि बाहर वाले लोग, अंदर जो लोगों ने गलत किया, उनको भी रेड पड़ना चाहिए था, उनको भी अंदर होना चाहिए था। अब जिन लोगों ने गलत किया वो तो आपको मालूम है कि वो इस वक्त भुगत रहे हैं। जो गलत उन लोगों ने किया उसका खमियाजा वो उठा रहे हैं। अब क्या किया जाए? लेकिन मैं इतना कहूँ कि इसकी वजह से जो जेन्युइन लोग थे, जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, जो नई पौध है, उनके चूल्हे बुझ गए। प्रॉब्लम यह है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो हमेशा कई लोगों ने बेचारा थकते रहते हैं। कई लोगों ने खुदकुशी की, वो मर गए बेचारे। नहीं, खुदकुशी नॉट ओनली खुदकुशी, कई लोगों को हार्ट अटैक्स हुए, कई लोगों के ब्रेन हेमरेज हुए। हमारे एक हाय हाय। अदाकार हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है। वो कश्मीरी में कहते हैं ना कि तोत गसुन कोल, सोच वाकई एक जबरदस्त अदाकार। वो बेचारा, उसका भी ब्रेन हेमरेज हुआ एंड ही इज अनेबल टू टॉक। ओए होए और वो होए होए। जो स्टूडियोज लोगों ने बनाए थे, जो स्टूडियोज लोगों ने मतलब कि कर्जे लेकर बनाए थे, वो लोग दे आर अंडर हेवी फाइनेंशियल डेट। कोई नहीं पूछता। वी हैड बीन आप टू आप ऐसा वी क्यों हैड नहीं गॉन करते टू हैं? जी, जी बताएं, बताएं, बताएं। वी हैड गॉन टू एवरी corner of people who are at the helm of affairs. We were telling them this is not our fault. The fault is fault is of those people who had seen it as a green pasture, और वो आए, पैसा कमाया और गए अपने अपने जॉब्स की ओर। लेकिन वो लोग बर्बाद हुए, वो आर्टिस्ट बर्बाद हुए, वो डायरेक्टर्स, वो प्रोड्यूसर्स जिनका ये पेशा था, दोज वेर प्रोफेशनल्स, वो इस वक्त ये भुगत रहे हैं ये हालात। और कम से कम आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, एक ऐसा मॉड्यूल आपने तैयार करना है, ऐसी गाइडलाइंस तैयार करनी है, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो, उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई the I mean the exams or the presentation. Only those people will qualify who are really professionals. लेकिन बदकिस्मती से कोई सुनने वाला आपको लग, है ही नहीं। आपको लग, आपको लगता है कि जो इनसाइडर्स थे, खासतौर से जो ऑफिसर्स थे इन्वॉल्व करप्ट प्रैक्टिसेस में, अगर उनको बरवक्त सजा मिली होती तो ये सिलसिला थम जाता और कश्मीर चैनल बंद नहीं होता? बंद नहीं है, बंद ही समझ लीजिए, क्योंकि काम हो नहीं रहा है। सर, बात यह है कि आपको मालूम ही है, यहाँ के जो हमारे हमारे जो अदलिया है, वहाँ काफी वक्त लगता है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं आसानी से, जिन्होंने गलत किया, और उन्होंने अपना कमाया जो उनको कमाना था, लेकिन बर्बाद वो हुए जिनका ये प्रोफेशन था। दोज हु हैड टेकन इट एज अ फुल फ्लेज्ड I mean profession, they are I mean suffering a lot, and they have suffered a lot.
उनको कुछ नहीं होगा, कल को वो बरी होंगे, कोर्ट केसेस अगर उनके हैं वो बरी होंगे और मामला खत्म। बात सुनने यह है में कि आया जिन ये लोगों का क्या सुनने में आया कि कुछ लोगों ने अपने बीवियों के जेवर तक बेच दिए ताकि वो एक फंड इकट्ठा कर सके, ताकि वो सीरियल या कोई एपिसोड कुछ बना दें और सबमिट करें, उसके बाद उनको पेमेंट मिलेगा। क्या ये ऐसी सही है? बहुत सारी मिसालें हैं, नॉट ओनली जेवरात। बहुत कुछ लोगों ने बेचा, अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने कुछ जो उनके घर में कुछ मैं यूं कहूं जो दोज द थिंग्स हु हैड दे हैड प्रिजर्व फॉर रेनी डेज वो बेच दिए और प्रोग्राम करने की कोशिश की और प्रोग्राम बनाए, लेकिन वो प्रोग्राम सारे बह गए, वो बर्बाद हो गए सारे। वो प्रोग्राम रिजेक्ट हुए। वो प्रोग्राम रिजेक्ट क्यों हुए? क्योंकि वो ऑफिसर जेल हो गए। उन ऑफिसरों में जेल नहीं, उनको उन पर रेड पड़े और वो टेप्स वैसे के पड़े हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी आप उस मामले में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे नहीं, ताकि उस जो मामले में नाइंसाफी अभी हुई? उस नाइंसाफी तो हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पेमेंट जो कम से कम जिन लोगों के टेलीकास्ट हुए हैं, जिन लोगों ने काम किया है, उनको पेमेंट मिल जाए ताकि उनके जो कर्जा है वो कर्जा कम से कम वो कर्जा अपना उतार सके। अब इस पर कमेटी बिठाई जाती है, कुछ इंक्वायरीज होती हैं, लेकिन अब कुछ सुनने में आया है शायद कोई कदम वो उठा रहे हैं। वो उन लोगों की पेमेंट रिलीज कर रहे हैं जिनका कम से कम टेलीकास्ट प्रोग्राम हो चुके हैं। अच्छा, अब हम दूसरा रुख करेंगे आपकी शख्सियत का। वो ये है कि आप बहसियत हिदायतकार, आपने कई चीजें बनाई, और आगे आपका क्या इरादा है कि जो कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री जो पनपी नहीं, इतनी ब्यूटी यहाँ पे, सीनिक ब्यूटी इतनी है, इतने लोकेल्स हैं, इतना टैलेंट है कश्मीर में, खूबसूरती है, सब्जेक्ट्स हैं, लिखने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको लगता है कि कुछ काम ज्यादा हुआ नहीं? सर, मेरी एक्सपीरियंस जो कह रही है, जब तक ना हम पब्लिक को कनेक्ट करेंगे रीजनल सिनेमा के साथ, तब तक रीजनल सिनेमा यहाँ पनपेगा नहीं। क्योंकि एक बात, दूसरी बात, हमारा जो सिनेमैटिक कल्चर जो पहले था वो सारा खत्म हो चुका है। यू हैव गॉट ओनली वन थिएटर, दैट टू आउटस्कर्ट्स में कहूंगा, आइनॉक्स, जहां आपने मेरी फिल्म को देखा। और हमने कोशिश की ऑडियंस आ जाए, लोग आए, लेकिन जिसे कहे कि एक सिलसिला बन जाए, एक कंटिन्यूटी हो जाए रहे उस प्रोग्राम के, ऐसे ही सिनेमा की, वो अभी खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, इन 30 साल हमने गुजारे हैं, इसमें से बहुत पानी बह चुका है। और हमारे आर्टिस्ट, हमारे अभी जो बात आपने छेड़ी सर, एक आर्टिस्ट के लिए ऑल द 3 इंस्टीट्यूशंस आर क्लोज्ड। टेलीविजन इज क्लोज्ड, रेडियो इज क्लोज्ड टोटली आर्टिस्ट के लिए। और बाहर वाले आर्टिस्टों के लिए उन्हें एक जबरदस्त पजीराई हो रही है, उनको फीस दी जाती है, उनको सर बिठाया जाता है सर आंखों पे। लेकिन रिसेंटली आपने देखा हमारे कुछ अदाकार जिन्होंने भी कोशिश की, उनको भी मतलब वो मौका नहीं दिया गया। अब चूंकि एक ही प्लेटफॉर्म जो हमारे पास बचा है वो है रीजनल सिनेमा। रीजनल सिनेमा के लिए गवर्नमेंट ने एक फिल्म पॉलिसी मुरतब की थी, उसके बाद उसमें कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन की, लेकिन जो पहली वाली फिल्म पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी। अब फिल्म पॉलिसी ठीक है, फिल्म पॉलिसी में थोड़ा सा एक सब्सिडी मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर अयाज आरिफ अब दूसरी फिल्म बना, मैंने पहली फिल्म अपने पैसे से बनाई, हम 4 दोस्त मिले और हमने फिल्म बनाई, अपने जेब से पैसे निकाले और फिल्म बनाई। अब ऊपर वाले का करम है, अगर ये फिल्म चली और हमें अपना ही पैसा वापस आया तो हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। लेकिन दूसरी फिल्म बनाने के लिए अगर हमारे पास पैसा वापस नहीं आया, फिर हम रुक गए, इसी तरह बाकी लोग भी रुक जाएंगे। अब हमने गवर्नमेंट से अपील की थी, ये जो 100 करोड़ पर ईयर आपने रखा है सब्सिडी, उसमें से आप 10 करोड़ रखिए एज अ सॉफ्ट लोन फॉर दोज पीपल, दोज प्रोफेशनल्स हु आर वेल वर्स्ड विद द फील्ड, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जिनके पास अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप वेट करिए, गिव हिम सॉफ्ट लोन विद इजी इंस्टॉलमेंट्स, और वो लोन आपको सब्सिडी से वापस मिलेगा। एक अगर साल में 5 फिल्में बनेगी या 6 फिल्में बनेगी,
आप सर अंदाजा करिए कितने लोग उसके साथ बिजी हो जाएंगे, कितने आर्टिस्टों को रोजगार मिलेगा, हमारे टेक्नीशियंस को रोजगार मिलेगा, हमारे राइटर लिख सकते हैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि बाहर वाले लोग आते हैं, वो आपको बुक करेंगे। अरे साहब, वो बुक करेंगे, हमारे आर्टिस्टों को वो मेजर रोल्स के लिए बुक नहीं करेंगे। वो सब्सिडी लेने के लिए छोटे-छोटे किरदारों के लिए उनको बुक करेंगे। हाँ, साल में 2 फ़िल्में बनी और साल में 3 फ़िल्में बनी, छोटे-छोटे रोल उन्होंने किए, लेकिन वो अपना घर तो नहीं ना चला सकते। घर उनका असल में चलेगा रीजनल सिनेमा से। असल में ऐसा मुझे अपने जानकार 2-4 फ़िल्म प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़े नाम हैं, या नाम लेना हुँ, हुँ, मुनासिब नहीं है, या कुछ अदाकाराएँ हैं जो जिनसे हुँ, मेरे मुनासिब में घरेलू ताल्लुक है। वो कहने लगी कि दुनिया में, भारत में ख़ास तौर से, हिंदुस्तान में हुँ, ओपन स्टूडियो है, बेस्ट हुँ, ओपन हुँ, स्टूडियो है कश्मीर। हुँ, हुँ, जहाँ जाओ कश्मीर में एक लोकेल मिलता है, एक सेट हुँ, हुँ, मिलता है, जिसमें कुछ हुँ, नहीं हुँ। करना है, वो बना-बनाया सेट है। यहाँ पर बहुत गुंजाइश थी काम करने की। आप देखिए जो पहली फ़िल्में बनती थी, जब जब फूल खिले, दिल बहुत दिया सारी फ़िल्में बनी। दिल आरज़ू ने फिर याद आरज़ू किया, बनी, आया सावन झूम के, कश्मीर की कली। आए दिन बहार के, जो भी आप फ़िल्म उठा के देखो, शम्मी कपूर की हुँ, ख़ास तौर से, वो हाँ, हाँ, कश्मीर में हाँ। शूट हुई है और पूरा कश्मीर एक्सप्लोर हुआ है। लेकिन कश्मीरियों ने एक्सप्लोर करना चाहा, उनको मौका नहीं दिया गया। जैसा कि आपने कहा, वो सब्सिडी लेने के लिए यहाँ आएँगे और फ़िल्में बनाएँगे अपने सब्जेक्ट्स पे, लेकिन यहाँ के 2-4 आर्टिस्टों को दिखाएँगे कि हमने कश्मीर पे फ़िल्म बनाई, कश्मीर में जाके बनाई। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? सर बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपने सही बात कही कि यहाँ पे ओपन स्टूडियो है। मतलब जहाँ भी आप कैमरा रखेंगे, आपको एक पेंटिंग नज़र आएगी। लेकिन स स लोकेशन ही खाली खर्चा नहीं ना है। फ़िल्म के लिए आपके बहुत सारे खर्चे हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम है। जब तक ना यहाँ पे कोई प्राइवेट फाइनेंसर है नहीं, बैंक आपको फाइनेंस नहीं देगा क्योंकि बैंक के कुछ अपने रूल्स एंड उसूल है। रेगुलेशंस हैं, उसूल है, वो नहीं करेंगे फाइनेंस। वो आपको फाइनेंस ही नहीं करेंगे। फाइनेंस जिस तरह बाकी स्टेट्स में रीजनल सिनेमा पनप रहा है, वहाँ क्या है कि वहाँ रीजनल फिल्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं। वो लोग उनको फाइनेंस करते हैं, वो लोग सब्सिडी भी देते हैं। जो सब्सिडी उनको मिलती है, वो वापस करते हैं थ्रू देयर लोन्स, जो लोन्स वगैरह होते हैं, और उनका पैसा भी बचता है, फ़िल्में भी बनती है। यहाँ पे वो पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सब्सिडी जब तक ना आप 50 लाख खर्च करेंगे, दिस इज़ द राइडर, अनलेस एंड अंटिल यू विल स्पेंड 50 लाख ऑफ रुपीज़, देन ओनली यू आर एंटाइल्ड फॉर सब्सिडी। अब आप मुझे बताइए, अयाश आरिफ के पास या बशीर आरिफ साहब के पास बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, बशीर आरिफ आरिफ साहब के पास डायरेक्शन का स्किल है, ये फ़िल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन आप 50 लाख कहाँ से लाएँगे? कोई फाइनेंसर नहीं है आपके पास, कोई बैंक आपको फाइनेंस देने वाला नहीं है, मतलब कि आपका स्क्रिप्ट वही रह गया। आप एक आप आपके अंदर जो टैलेंट है, वो वही का वही रह गया। बात ये है कि अब एक फ़िल्म फाइनेंसर को एक और बात, ये फ़िल्म फाइनेंस की फाइ बात अलग है। मुझे हुँ, ये हुँ। बताइए, तब आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं? आप तो कल्चरल एकेडमी के एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर भी हैं। तब आप क्यों नहीं, आप एक कल्चरल यूनिट भी चलाते हैं, एक एक समझिए एक तहरीक चला रहे हैं आप। तब आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? जब यहाँ के आर्टिस्टों, फनकारों की वो कदर-मंज़िलत नहीं होती है, जो बाहर से लाखों करोड़ों रुपए देके बाहर से आर्टिस्ट मँगाए जाते हैं, उनको करोड़ों से नवाज़ते हैं, वो आलीशान गेस्ट हाउस पे उनको रखा जाता है, उनको ऐसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन हमारे जो टॉप रैंकिंग आर्टिस्ट हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो ने ग्रेडिंग उनकी की है, बहुत ही पाए के हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी बेकदरी और नाकदरी क्यों हो रही है? कल्चरल एकेडमी क्यों मुर्दा सी हो गई है? सर कल्चरल एकेडमी का ये अब मैंडेट ही नहीं रहा, जहाँ तक हम फ़िल्म की बात करें। नहीं, दूसरा ये कि वो बाकी प्रोग्राम्स जी, के जी। बारे में बात करें। अभी प्रोग्राम्स जो हो रहा है वो हमें मालूम नहीं, वो इवेंट मैनेजर्स वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उनका बाहर से ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, बाहर से ही वो काम, दे आर एंगेजिंग पीपल फ्रॉम कश्मीर एज़ वेंडर्स। उनको वेंडर लिया जा रहा है, वो काम करते हैं। बाकी जो मेन उनका मेन जो होता है,
वो क्या एक कॉन्ट्रैक्टर, एक क्या कहें जिसे इवेंट मैनेजर होता है, वो ही इज टेकिंग द लॉ इन हिज शेयर। बिचौलिया, बिचौलिया इसको कहेंगे। बिचौलिया, एग्जैक्टली, बिचौलिया, बिचौलिया, ही इज टेकिंग द लॉ इन हिज शेयर। और बाकी लोग यहाँ के छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलता है। दिस इज द ट्रेजेडी। वी हैव बीन रेगुलरली आस्किंग गवर्नमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लोगों को मेमोरेंडम, मतलब कि ऑफिसर्स हु आर एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, मेमोरेंडम भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दिस इज ग्रेट ट्रेजेडी वी आर फेसिंग राइट नाउ। ऑल द आई मीन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, वेदर इट इज म्यूजिक, इट इज ड्रामा, इट इज सम अदर आर्ट फॉर्म, कोई भी सुनवाई नहीं है। और ओनली क्या है कि वो लोग आते हैं जिनका दूर से आर्ट के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, उनको उनकी सुनवाई हो रही है। और मेन आर्टिस्ट जो है, मेन जो प्रोफेशनल्स है, उनको रादर बैक बर्नर में थ्रो गया, उनको मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड, यस यस, तो बैक बर्नर में मतलब हाँ जी हाँ जी बताए, जी बताएं। मतलब कि उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया और नजरअंदाज हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने इतना काम किया और ये दिल में आज भी ठेस है कि काम जितना करना चाहिए था नहीं बन सका, नहीं करने दिया गया, रोड़े अटकाए गए, मैंने कभी राइडर लगा दिए गए, कभी ये चीज की गई, कभी वो चीज की गई। एक कश्मीरी चैनल था, एक आसरा था आर्टिस्टों के लिए, राइटर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। खता कुछ अपनों की है और खता कुछ गैरों की भी है। अब आपने क्या सोचा है कि रिवाइवल के लिए क्या जरूरी है? सर, रिवाइवल के लिए हमने काफी कोशिशें की। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जितने भी अफसरान थे उनसे मुलाकात की। हालांकि हम ऐसे क्वार्टर्स पे गए जहां से फाइनेंस मिलता था डीडी कश्मीर को, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, इधर नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो बाकी चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं आपको एक रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा। एक प्रोग्राम हुआ यहाँ श्रीनगर में, उस पर करोड़ों खर्चा किया गया, लेकिन अगर उसमें से 1/4 डीडी कश्मीर को बजट दिया जाता, कम से कम 3000 लोग उसके साथ बिजी रहते। लेकिन पैसा आता है, पैसा स्टॉप नहीं है, लेकिन वो ऐसे, मतलब कि मैं क्या कहूँ आपको, कि ऐसे चैनल्स में जाता है जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं इस फील्ड के साथ। दिस इज द प्रॉब्लम। यानी एलीट चैनल्स में जाता है और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे, उन तक नहीं पहुंचता है। ग्राउंड जीरो पे उसके पास नहीं जाता है प्रॉब्लम। अभी एक मिसाल और है। अभी बहुत बड़े बॉलीवुड के एक बड़े सिंगर आए थे, बड़ा तामझाम रहा उनका, बाद में उसका क्या हाल हुआ तो सबको मालूम है। उनके लिए स्टेज क्या बनाया गया था, गिलाफें, क्या कहते, सफेद रंग की गिलाफें लगी हुई थी, कुर्सियों पे खाली कुर्सियां पड़ी थी, खैर वो अलग बात है। लेकिन साथ ही गुल दाऊद के लिए कल्चरल एकेडमी ने कुछ फनकार भेजे थे, बड़े टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हमारे कश्मीर के, जो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर ने एक फंक्शन किया था गुल दाऊद के इनॉग्रेशन के मौके पे, और उनको कहा गया कि दर्री पे बैठो, जाओ। अरे इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। वो तो काफी बेइज्जती उस सिलसिले में कुछ पेपर्स में भी आया है। कई लोगों ने एहतजाज भी किया है। म्यूजिक, जो हमारे म्यूजिक फील्ड के साथ जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उन्होंने काफी एहतजाज किया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अपने लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है। बाहर लोग आते हैं, उनको पैसा भी खूब मिलता है, उनको क्या कहें, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल जबरदस्त मिलता है। यहाँ के आर्टिस्ट को बस वही बेचारे, उनको दरी पर बैठना है और दरी पर बैठ के गाना गाना है। दैट इज ऑल व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। इसमें हमारी अपनी कितनी खता है? हमारी खता क्या होगी जनाब? आपने भी कहा कि यहाँ के आर्टिस्ट वहां उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जो हमारे सिंगर्स है, जो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, क्या क्या कोशिशें करनी पड़ी और क्या कितना रियाज करना पड़ा होगा। और उस बेचारे का क्या कसूर है? उसका कसूर यह है कि ही इज अ लोकल आर्टिस्ट। उसकी गलती क्या है कि वो, जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि
अभी आपने एक फिल्म बनाई, वो चली, अल्लाह करम है, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्म आपने, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, काम सारे फनकारों ने बहुत अच्छा किया है। आगे क्या इरादे हैं आपके? इंशाल्लाह आगे दूसरी फिल्म हम करने जा रहे हैं कि इस फिल्म से हमें जो सीख मिली, जहाँ पे कमियां रही, कोताही हुई, उसको हम दूर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमारा कश्मीरी में ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा रीजनल सिनेमा डेवलप हो, रीजनल सिनेमा के साथ लोग जुड़ जाएं, आवाम कनेक्ट हो जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैंने कहा ना, इस वक्त हमारे पास ऐसे ही मसले हैं और हमारे पास ऐसे ही सब्जेक्ट्स है जो इंटरनेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स है। अगर हम यहाँ का कश्मीरी डायरेक्टर और कश्मीरी प्रोड्यूसर जो है, अगर वो उसे बनाएगा, उसे फिल्म आएगा, मुझे लगता है कि दैट विल बी मोर ऑथेंटिक देन a producer who is coming from Bollywood or from some other country. He is making film on Kashmir. That won't be an authentic. This film, नहीं, वो a person from बॉलीवुड Kashmir, की बॉलीवुड की फिल्मों का हाल ये है कि वो कश्मीरी घराना दिखाते, वो फेरन पहने हैं, टोपी लगाई है, हुक्का सामने है, कांगड़ी रखी है, उनको लगता है कश्मीर यही है। उनको कश्मीर और के साइंटिस्ट जाय नमाज दीवार वो, पे टांगते हैं। और जहां पे दिखाना है कुछ आतंकवाद है तो टोपी लगा दो, फेरन पहना दो, दाढ़ी रखवा दो। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव, इसकी जरूरत है कि हम इसका तोड़ करने की बहुत जरूरत है, ताकि सही और हकीकी कश्मीर पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ जाए। अयाज साहब, इंशाल्लाह आप हमारे इस बेबाक के मराज कमराज एकेडमी के इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे आए, बेबाक बातें हुई और आपने भी दिल खोल के बातें की। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आइंदा आपको दोबारा हम दावत देंगे। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बहुत हम आपकी कदर करते हैं, क्योंकि आपने जिन मराहल से गुजर के ये मकाम हासिल किया है वो कायदारत वाले मामले थे। अल्लाह आपको सलामती रखे और आपको कामयाबी से हमकिनार करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यार डिबरा ओ तमाशे पर तमाश वनान सु सख शरारत खान गोड़ा वने आख प्रत कुन जाय दिते से अगर गावे ते गाव को मे ना पानस फिक्र तरह चंद्र यूत काल गो अस इकट वथान बिहार आज गो गोडनिच रिचकन घर तु शुक्ल अजीब इंसान चे कथो से में सोन है अच्छी चाइन खतर गागर थाल अमिस बिचार है सुई जगत लगमु तो वंशी रुश सगदा छन सोन छिन अमिस दिलस लगा मगो खरे गो आसन सि अमिस नौश तो नेचु सुन शरारत तुरी फिक्र वस न शरारत गस पाने हाजिर मगर ब्या कथा वन यह ममताज समखन गोमुत तो अच बल परेशान है जल सभा तला